हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है फार्मर्स। क्या है ये टॉपिक दोस्तों एक लाइन से शुरू करते हैं। भारत की मिट्टी मिट्टी नहीं सोना है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ऐसा इसलिए दोस्तों कि दुनिया में ना कहीं पे भी अगर एक भी फसल निकाल दिया जाए मिट्टी से तो उस मिट्टी को भी बहुत अच्छा माना जाता है। और भारत की जो मिट्टी है, खास करके जो हिमालयन नदियों के आसपास भारत, पाकिस्तान, चीन, इन सब की जो मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी, ये साल में 3-4 फसल निकल जाता है। प्राकृतिक वातावरण ऐसा होता है और मिट्टी की क्वालिटी इतनी गुणवत्ता ज्यादा अच्छी होती है तो 3 से 4 फसल इस मिट्टी से निकल जाता है। इसके कारण इस भारत की मिट्टी मिट्टी नहीं सोना है, ऐसा हम सुनते आ रहे हैं और गानों में भी देखते आ रहे हैं। आज के समय में खेती एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है। खेती करना इतना डिफिकल्ट हो गया है, अकाल पड़ने के चांसेस है, कितने ही देशों में अकाल पड़ रहे हैं। और भारत में भी आज ना कल खेती की जो अभी की हालत है उसके कारण खेती बुरी तरह से टूटने वाली है और अकाल भारत में भी पड़ सकता है। और भारत की जिम्मेवारी इसलिए भी बढ़ जाती है कि मिट्टी अच्छी है तो अगर मान लीजिए विश्व में कहीं पे भी अगर अकाल पड़ रहा है तो वहां तक अगर खाना पहुंचाना है, अन्न पहुंचाना है, तो भारत को अपनी इस मिट्टी का सही इस्तेमाल करके अन्न का उत्पादन बढ़ाना होगा। यह हमारे देश के लिए भी जरूरी है और हम दूसरे देशों के भी काम आ सके इसके लिए भी ये ज्यादा जरूरी है। क्या क्या समस्या है दोस्तों, और ये फार्मर्स कैसे, इस फार्मर्स एक एमएनसी की तरह होगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। क्या होगा सॉल्यूशन? फार्मर्स नाम से हमने एक सॉल्यूशन प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके पहले हम लोग समस्या को समझने का प्रयास करते हैं। पहला, नेचुरल कैलामिटी। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये सब कितने ही सालों से बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। अगर आप 2017 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, इसमें बहुत डिटेल्ड में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटे से चीज से ही समझाता हूँ। रेनफॉल, जो बारिश है वो बहुत मतलब उसमें 3-4 प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे एक्सट्रीम हो जाता है और अनटाइमली होता है, मतलब जहां नहीं होता था वहां होने लगता है, और जिस मौसम में जहां होना था वहां नहीं होगा, जहां नहीं होना था वहां हो जाएगा। होगा तो इतना ज्यादा आएगा कि बाढ़ हो जाएगा, और नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा। प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है, अनुमान लगाना कि कब होगा कब नहीं होगा। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बदल जा रहा है। जिस मौसम में इधर होना चाहिए उस मौसम में उधर हो जा रहा है, और जिस मौसम में उधर होना चाहिए उस मौसम में इधर होना जा रहा है। और जो फसल होता है वो बारिश, ह्यूमिडिटी, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्लस केमिकल डाल डाल के, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो प्राकृतिक बिजली गिरने लगा है, किसान के ऊपर बहुत सारी समस्याएं हैं। नेचुरल कैलामिटी का सबसे बड़ा बोझ वो किसान पे पड़ने जा रहा है, और पड़ता ये 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में जब आप पढ़ेंगे तब आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? हमारा फार्मर्स इनकैपेसिटी। जो देश का हमारा किसान है वो काफी कमजोर हो गया है। क्यों? इसके कमजोरी के जो मेन रीजंस क्या क्या हैं? जो हमारा साधारण किसान है, जो बहुत अमीर किसान है, उनकी बात नहीं कर रहे, जो 70 to 80% हमारे छोटे और मझले किसान हैं जो डिपेंडेंट है अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए खेती के ऊपर, उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं ये हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला, उनके पास लैक ऑफ कैपिटल की कमी होती है। जो पूंजी लगाने की जरूरत होती है खेती में, और ये बारिश के कारण ना वो पूंजी बहुत और ज्यादा बढ़ जाती है। मान लीजिए कि फसल खराब होने लगा तो आपको उससे बचाने के लिए दोबारा खेत कोड़ना पड़ सकता है, उसमें कुछ काम करवाना पड़ सकता है, कुछ पेस्टिसाइड, कुछ फर्टिलाइजर भी अगर डालना है, ऑर्गेनिक भी काम करना है, तो आपको कैपिटल का रिक्वायरमेंट उनका बढ़ता जाता है। और उनके पास ना फॉर्मल कैपिटल का इतना ज्यादा सुविधा नहीं होता है। तो जो मनी लेंडर्स होते हैं, सूद ब्याज पे जो पैसा जो लोग देते हैं उनसे लेते हैं, और ये नॉर्मली 5 से 6% महीने पे होता है। मतलब 70% सालाना ब्याज पे पैसा लेते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर 10% प्रॉफिट निकाल देती हैं तो उन्हें अच्छी कंपनी माना जाता है। अब अगर कोई 72 साल का 72% इंटरेस्ट भरेगा तो प्रॉफिट क्या निकालेगा? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर फसल बर्बाद हो जाए तो इंश्योरेंस मिलना उनको मुश्किल होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने बहुत कोशिश की है कि उनको इंश्योरेंस मिल जाए, लेकिन उस इंश्योरेंस को उन कंपनीज से निकालने में 50 तरह के झमेले हो जाते हैं, और फार्मर्स किसानों को दौड़ा दौड़ा के मार देते हैं, फिर देते नहीं है। तो समस्या गंभीर होती जाती है। दूसरा, उनको मैकेनाइज्ड फार्मिंग करना नहीं आता, वो सब हाथ से करते रहते हैं। अगर आप गांव में जाएंगे और देखेंगे 70 साल 80 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतों को जब आप खेतों में दिन दिन भर काम करते हुए, वो ऐसे जाते हुए थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आप दिन भर या 4 घंटे 5 घंटे खड़े होकर लगातार देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपको करना पड़ जाए तो वो कितना मुश्किल काम है। हम क्या है, बाजार में जाकर के 10 रुपए 20 रुपए में खरीद लेते हैं, तो हम ना कीमत नहीं समझते हैं कि वो 1 किलो अनाज उगाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। दूसरा, उनके पास लॉजिस्टिक का, मान लीजिए उनको स्टोरेज का, लॉजिस्टिक का और मार्केट का भी अभाव होता है कि वो कहाँ रखें, उसको कैसे यहाँ से वहाँ भेजें, उनके पास बाजार अवेलेबल नहीं होता है। तो ये फार्मर्स की अपनी इनकैपेसिटी होती है। तीसरा, एक बहुत बड़ी सामाजिक रीजन भी है खेती में, जिसके कारण आजकल खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। सोशल रीजन क्या है? लैंड ओनर्स, जो जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो जब जमीन है उतनी ज्यादा तो उनको खेती करने की जरूरत नहीं है, भले वो खाली पड़ा रहे, उससे कोई मतलब नहीं, वो छोड़ कर रखते। मान लीजिए किसी को खेत पे दिया तो कब्जा कर लेगा, ये हो जाएगा, कुछ पेचीदा हो जाएगा प्रॉब्लम, तो वो खेत को फिर किसी को देते भी नहीं है, देते भी है तो ओरली पट्टा पे देते हैं। और उसके कारण जो मान लीजिए 6 महीने 1 साल के लिए अगर खेत लिया है तो उस खेत में क्या इन्वेस्टमेंट कर पाएगा।
तो जिनके पास खेत है उनको खेती से कोई मतलब नहीं है, और जिनके पास खेत नहीं है उनको लेने का कोई प्रॉपर फॉर्मल मैकेनिज्म नहीं हो पाता। और लैंड इंक्रोचमेंट का जो लीगल इशू है, इसके कारण जो लैंड ओनर्स है वो फसल ना उगे वो खेत खाली पड़ा रहता है। बट अगर खेत खाली पड़ा हुआ है, उस बंदे को हो सकता है जरूरत नहीं हो, बट वो देश का नुकसान हो रहा है कि उसका देश का जो एक मिट्टी है वो खाली पड़ा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। दूसरा इकोनॉमिक सोशल ट्रीटमेंट लाइक सर्वेंट, गाली बुलिंग। हाँ, दूसरा जब भी देखेंगे कि जो लोग काम करवाते हैं खेतों में मजदूरों से, तो ऐसे तो एक इकोनॉमिक रिलेशन है कि आप काम करवा रहे हैं, उस बंदे को उसकी मजदूरी देंगे और वो चला जाएगा, लेकिन वो इकोनॉमिक रिलेशन को लोग सोशल रिलेशन में तब्दील कर देते हैं। सामाजिक भेदभाव का वहां पे असर दिखने लगता है। उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल नौकर की तरह ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब एक इकोनॉमिक रिलेशन है कि उसको खेत में मजदूरी करनी है, वो एक अलग मैटर है, बट जो व्यवहार होता है वो बहुत ही गंदा होता है। उसमें आप देखेंगे उनको गाली भी दे देंगे, बुलिंग करते हैं, मतलब उल्टी सीधी तरह की हरकतें का मतलब उनको गाली गलौज, अरे इधर जा रहे हो, अरे मतलब व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। और इस कारण से लोग, अपने गांव में कौन गाली सुनेगा, तो कोई अपने गांव में काम नहीं करना चाहता, वो दूसरे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पलायन करके दूसरे राज्यों में जाके भले गाली सुन लेता है, लेकिन अपने राज्य में, अपने गांव में काम नहीं करना चाहता है। सो वर्क इन अदर स्टेट्स नॉट इन देयर ओन विलेजेस, अपने गांव को छोड़ के चला जाता है बाहर। बाहर चले जाने के कारण उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, वो उसका भी नुकसान है। अपने गांव में रहे तो उसका उतना कॉस्ट नहीं लगेगा, और गांव में ये गाली गलौज का सिस्टम नहीं हो, सामाजिक भेदभाव अगर हटा करके सिर्फ इकोनॉमिक आर्थिक रिलेशन हो कि नॉर्मली काम कर रहा हो बंदा, उसको पैसा मिल रहा है, बाकी इज्जत और सम्मान मिल रहा है बराबर, तो अपने गांव में ही काम करे। तो ऐसे ये न्यूमरस प्रॉब्लम्स, ऐसी और कितनी समस्याएं हैं, अगर सारी समस्याओं पे ही डिस्कशन करेंगे तो हम लोग सॉल्यूशन पे कब डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए अब ये समस्या को हम लोग रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स एक सॉल्यूशन है सर। तो इस सॉल्यूशन का नाम हमने रखा है, टेंटेटिव नेम है फार्मर्स। फार्मर्स किसानों का, डेडिकेटेड टू, ये बिल्कुल किसानों पे डेडिकेटेड होगा। ये टू द फार्मर्स, ऑफ द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, ये किसानों के लिए है, किसानों का है और उनके द्वारा ही किया जाएगा। इसका जो ओनरशिप होगा ये प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी की तरह होगा फार्मर्स। तो इसका जो ओनरशिप है, इसका जो मालिकाना हक होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस पब्लिक के पास होगा, सरकार, भारत सरकार और देश के लोगों का होगा इसमें मालिकाना हक। लेकिन ये आप एक अलग हमारा वीडियो, हम लोग अगर इस चैनल पे आप देखना चाहें, पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट, ये भारत सरकार से हम लोग एक एक्ट पास करवाने का प्रयास करेंगे, जिसके तहत हम ऐसी एमएनसीज बना सकें जिसका ओनरशिप, जिसका मालिकाना हक देश का हो, बट उसका जो मैनेजमेंट हो वो बिल्कुल प्राइवेट हो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट की तरह काम करेगा, होगा तो ये बेसिक लोगों का ही, किसानों का कोऑपरेटिव की तरफ होगा, लेकिन इसका जो फंक्शनिंग स्टाइल होगा, काम करने का तरीका होगा, वो किसी कॉर्पोरेट से कम नहीं होगा। दूसरा, इस कंपनी का, मान लीजिए जो फार्मर्स कंपनी बनेगी, उसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो प्रॉफिट कमाएगी सारा खर्चा छांटने के बाद, उस प्रॉफिट को हम लोग ना ये पब्लिक ओनरशिप प्राइवेट मैनेजमेंट एक्ट में जितनी तरह की कंपनियां बनेगी, उसको हम इस तरीके से उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उसका जो प्रॉफिट, जो लाभ होगा, उसको वितरण करने का जो प्रणाली होगा, वो ऐसे कर सकते हैं कि 10% लोग भारत सरकार को चली जाए, 10% राज्य सरकार को चला जाए, 10% जिला सरकार को चला जाए, 10% ब्लॉक लेवल पे चला जाए, 20% ग्राम सभा को चला जाए। तो ये जो पैसा भी कमाएगी पूरी तरह से ऊपर से नीचे एक वेल मैनर्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और इसके कारण ये सारे भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार, जिला सरकार, ब्लॉक लेवल के स्तर की सरकार और ग्राम सभा, इन सबको फायदा भी होगा, और सब एंथुजियाज्म के साथ इस कंपनी में को बढ़ाने में परफॉर्म भी करेंगे। इसका जो बाकी 40% पैसा होगा वो इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पे, इस कंपनी के रख रखाव पे और उसके मेंटेनेंस, ग्रोथ, आईटी एक्सेट्रा पे खर्च होगा। जो प्रॉफिट का 60% हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 40% जो प्रॉफिट है उसको मेंटेनेंस में, उसको बढ़ाने में, उसमें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉर्पोरेट का जो मैनेजमेंट होता है वो पूरा करने में, उस पर खर्च कर सकते हैं। इस कंपनी को खड़ी करने के लिए हम लोग कैपिटल कैसे ले सकते हैं, ग्रांट्स ले सकते हैं, उसके अलावा बैंक से लोन लिया जा सकता है, और अदर इन्वेस्टमेंट्स के मेथड होते हैं वो भी, शेयर जैसे आईपीओ टाइपीओ, बहुत तरह के मेथड्स हैं, उन सब के थ्रू भी, इसके थ्रू कैपिटल हम लोग रेज कर सकते हैं। और भारत सरकार की होगी तो कैपिटल रेज करना भारत सरकार के लिए कोई मुश्किल काम ही नहीं है। सो लेट अस कंसीडर एट यूनिट लेवल, दैट इज ग्राम सभा। तो अब ये फंक्शन एक ग्राम सभा पे कैसे फंक्शन करती है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए लैंड, जमीन कैसे लेके आएंगे, तो जमीन दो तीन तरीके से अगर आप चाहें तो एक्वायर होता है। एक तो आप उसको रेंट पे ले सकते हैं जमीन को, जो नॉर्मल मेथड है रेंट पे लेने का। दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग पे, कि मान लीजिए जमीन है जो कि नॉर्मली पट्टा का सिस्टम कहलाता है गाँव में, कि एक आधा हिस्सा जिसका जमीन होता है, आधा हिस्सा उसको जाता है, जब जो फसल रोपता है आधा हिस्सा उसको जाता है। तो या तो रेंट दे करके जमीन एक्वायर हो सकता है, और या तो प्रॉफिट बेसिस पे आप जमीन एक्वायर कर सकते हैं। तो इससे जो लैंड है,
जो इस्तेमाल नहीं होता है वो सारा लैंड भी इसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मान लीजिए नापी ओपी है उसका हम लोग डिजिटल मार्किंग कर सकते हैं। आज के समय में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके किसकी जमीन कितनी है वो आरी तारी का सिस्टम हटा रहते हुए भी वो इतना होना चाहिए कि खेत में जाने का रास्ता हो, बट अगर नहीं भी जरूरत पड़े तो आप डिजिटली मार्क कर सकते हैं। मतलब बिल्कुल मार्क हो जाएगा आपकी जमीन कितनी है, एक एक पॉइंट मार्क हो जाएगा डिजिटली, तो कोई झंझट होने का हेडेक ही नहीं रहेगा कि किसकी जमीन इधर चली गई उधर चली गई, तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा, ये जो सारा काम लैंड एक्विजिशन, जो जमीन अधिग्रहण का मामला होगा, ये ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा करने के कारण ना उसमें वो जमीन जाने का, किसी की जमीन पे इंक्रोचमेंट का, ये सब जो हमारा सामाजिक प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। तो ग्राम सभा जब किसानों से मतलब जिनकी जमीन होगी उनसे वो जमीन एक्वायर करेगी और वो फार्मर्स को देगी। मतलब लैंड ओनर्स जमीन मालिक के बीच में और ये जो फार्मर्स हमारा ये जो कंपनी बनेगी उसके दोनों के बीच में ग्राम सभा एक तरह से गारंटर का काम करेगी, जिसके थ्रू लैंड ओनर को जिनकी जमीन है उनको जमीन देने में कोई टेंशन ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने ना एक पूल लैंड हो जाएगा पूरा गांव का, एक जहां जो लोग देंगे तो जमीन का जो बड़ा सा जमीन अधिग्रहण हो जाएगा। दूसरा, एग्री लेबर। अब जो इसमें जो लोग काम करने आएंगे इस जमीन के ऊपर तो उनको एक फिक्स सैलरी दी जाएगी, तो उसके तहत फसल डूबे ना डूबे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको उनकी सैलरी मिल जाएगी तो उनका भी जीवन स्तर सुधरेगा, उनको इस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि फसल हुआ डूब गया बारिश आ गया, इससे उनको कोई हेडेक नहीं, उनको अपने काम का मेहनताना मिल जाएगा। तो नो टेंशन ऑफ क्रॉप फेलियर, फसल डूब भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा, क्योंकि एक कंपनी की तरह काम करेगी तो वहां पे कोई जो सोशल प्रॉब्लम है कि उनको रेस्पेक्ट मिलेगा, प्रॉपर उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा, डिग्निटी ऑनर इंटैक्ट रहेगा। और इसके तहत जो है वो सामाजिक गाली गलौज और इससे बच जाएंगे और उनको बाहर जाने के काम करने के बजाय वो सभी अपने अपने खेतों में काम कर पाएंगे। आज के समय में बहुत बड़ी समस्या है, गांव में खेती के लिए मजदूर जुटाना भी मुश्किल हो जा रहा है। तो इसके अलावा तीसरा जो और क्या हो जाएगा कि अदर जॉब्स भी उसमें क्रिएट होंगे फार्मर्स के अंदर, जैसे कि अकाउंटेंट का जॉब होगा, रिसेप्शनिस्ट का जॉब होगा, मैनेजर का जॉब होगा। तो गांव के उन्हीं लोगों में इसके बीच से मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा है तो अकाउंटेंट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, रिसेप्शनिस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, मैनेजर के लिए सिलेक्ट हो जाएगा, तो और भी जॉब्स क्रिएशन होगा। चौथा, तो अब हमारे पास देखिए फार्मर्स का एक लैंड बेस बन गया। मान लीजिए छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे, इनको मिला करके एक बड़ा जमीन का वन लार्ज लैंड चंक बन गया। क्योंकि अगर छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो आप उस पर ना ढंग से मशीन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ट्रैक्टर भी कि एक कट्ठा में कितना ट्रैक्टर चलाइएगा। लेकिन अगर 10 बीघा हो तो आप ढंग से खेती कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे 10-10 बीघे बहुत मॉडल हो सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को जोड़ करके एक बड़ा सा लैंड बैंक बन गया। अब हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे? कोऑपरेटिव फार्मिंग, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और साइंटिफिक फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग मतलब सारे किसान मान लीजिए जिनकी जमीन भी गई है उनको भी उसमें काम करना है, तो वो अपना सैलरी बेसिस पे आकर के उसमें काम कर सकते हैं, या मैनेजर का काम कुछ भी कर सकते हैं। जमीन का उनको रेंट अलग मिलेगा और बाकी ये काम करने के लिए उनका एम्प्लॉयमेंट का भी चांस रहेगा। तो कोऑपरेटिव, उसी गांव के सारे लोग जो खेती करते हैं अब एक तरह से मिल के खेती कर रहे हैं, और मिल के खेती करेंगे तो खेती करना आसान भी होगा, ज्यादा प्रोडक्टिव भी होगा। दूसरा, मैकेनाइज्ड फार्मिंग। मैकेनाइज्ड फार्मिंग मतलब हम लोग अब बड़ा क्योंकि लैंड है तो हम लोग मशीनों का इस्तेमाल बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि छोटे लैंड पे हम लोग कर नहीं सकते। प्लस इसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर आज के समय में कर रहे हैं, जो हर फील्ड में मशीन से लेकर सब में। तो उन स्टार्टअप के साथ ये फार्मर्स टाई अप करके, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मशीन जितनी मशीन रिक्वायरमेंट होगी ये सारा आउटसोर्स मॉडल पे काम करेगा। अब आउटसोर्स मॉडल डिस्कस नहीं करते, हम समझते हैं बस कि मशीन मैकेनाइज्ड फार्मिंग करेंगे, मशीनों का हम लोग बेहतर इस्तेमाल करेंगे। तीसरा, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। आज के समय में पेस्टिसाइड और कारण ना मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो रही है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड है, क्योंकि अब केमिकल खा के इंसान का शरीर इतना कमजोर हो गया है कि ऑर्गेनिक अगर शुद्ध खाना मिलना ही मुश्किल है, और शुद्ध खाना अगर मिलता है तो आपको अच्छा प्राइस मिलता है उस खाने का। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। और चौथा, साइंटिफिक फार्मिंग, वैज्ञानिक तरीके से खेती की जाएगी, जैसे कि उस फसल के हिसाब से, वहां के वातावरण के हिसाब से, या आने वाले समय में क्या वातावरण में बदलाव हो रहा है उसके हिसाब से कौन सा फसल लगाना है, विच क्रॉप्स टू सो। उसके अलावा क्रॉप रोटेशन, मान लीजिए कि अगर आप दाल की खेती कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उसके अंदर ना, अब याद नहीं आ रहा, मिट्टी गुणवत्ता बढ़ जाती है। तो क्रॉप रोटेशन, फसलों का अदल बदल करते रहना। बाउंड्री पे अगर आप लहसुन अदरक इन चीजों को लगा देते हैं तो कीड़े मकोड़े आने बंद हो जाते हैं। तो कौन से क्रॉप्स को लगाना है, किस क्रॉप के बाद दूसरे किस क्रॉप को लगाना है, उसके तहत आपका जो मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, आपकी जो मिट्टी की गुणवत्ता वो बनी रहती है। तो ये चारों चीज अगर आप लगाएं, कोऑपरेटिव फार्मिंग सब मिलकर खेती करें, मैकेनाइज्ड फार्मिंग मशीनों का इस्तेमाल करें, इंसान इतनी मेहनत करने की जरूरत ना पड़े खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, और चौथा साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, तो खेती अब बेहतर तरीके से हो पाएगी। ये देखिए एक हमने ना ये एक तरीका बनाया है,
मान लीजिए कैसा है कि एक सेंट्रल ऑफिस होगा फार्मर्स का गांव के अंदर, ठीक है। एक आप बिजॉम फार्म्स करके है और ऐसे बहुत सारे फार्म्स हैं, मैंने एग्जांपल के लिए बिजॉम फार्म्स लिखा है, आप उनको देखिए। तो वैसे ही जो सेंट्रल ऑफिस होगा उसमें क्या होगा कि एक जगह पे ऑफिस होगा, ऑफिस के बाद वहां पे ही अगर जो इस खेती से मिलने वाले जो भी फसल होंगे उसका फ्रेश प्रोड्यूस मार्केट, नया नया फ्रेश जो सब्जी और फल या कुछ भी खेती का होगा वो यहाँ पे कोई भी आके खरीद भी सकता है। तो एक कोने पे मार्केट भी होगा और इधर पीछे में एक साइड पे हम लोग एनिमल हस्बेंड्री, काउ शेड और ऑर्गेनिक, मान लीजिए काउ शेड बनाइएगा तो उसके तहत आप जो मैन्योर है, खाद है, वो आप बेहतर तरीके से बना सकते हैं। तो ये दूसरे सेक्शन में आप एनिमल हस्बेंड्री का भी काम कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो यहाँ पे बना भी सकते हैं। ये एनिमल हस्बेंड्री पे भी हमने एक मॉडल बनाया हुआ है दोस्तों, ये हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बिजॉम फार्म्स का एग्जांपल देखिए तो आपको इस समझ में आ जाएगा कि सेंट्रल लेवल पे इसका ऑफिस किस टाइप का होगा, बिजॉम फार्म्स के जैसा ही लगभग होगा, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री, काउसेड, ऑर्गेनिक मैन्योर फैक्ट्री, ये सब इसके अंदर होगा। और चौथा, बाकी बचे हुए इलाके में खेती, सैंपल खेती भी हो सकती है। तो ये सेंट्रल लैंड बैंक होगा, जो बड़ा सा एक इलाका होगा वो ये हो गया। उसके अलावा 10-10 बीघे, 15 बीघे, 8 बीघे जो भी है, दूसरे डिफरेंट लैंड बैंक्स भी हो सकते हैं और ये सारा मिलकर के सारा खेती का फसल एक जगह पे आकर के ये सेंट्रल जगह पे इकट्ठा हुई होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा टेंटेटिव स्ट्रक्चर हमने बना करके दिखाने का प्रयास किया है कि कैसे काम करेगा। स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और मार्केट कनेक्ट। अब देखिए जो स्टोरेज बनाना है, तो अब स्टोरेज के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए ये बहुत सारे स्टार्टअप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको आउटसोर्स कर दिया जाएगा। मान लीजिए स्टोरेज बनाना है तो अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल पे भी देंगे या रेंट देंगे तो बहुत से लोग आपको स्टोरेज बना के भी दे देंगे उसी गांव में। तो स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और मार्केट कनेक्ट ये हम लोग आउटसोर्स मॉडल पे सॉल्व कर लेंगे। मोस्टली देखिए मैंने लिखने का यही प्रयास किया, मोस्टली आउटसोर्स मॉडल है ये, खुद से ये फार्मर्स कुछ भी काम नहीं कर रही है, ये सारा लोगों, एक्चुअली एक ऐसा मॉडल है, हमने स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास किया है जिसके थ्रू जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं बस वो मिल के काम करें और काम को बेहतर तरीके से करें। तो आउटसोर्स मॉडल होगा। मान लीजिए जो इसमें मशीनों का इस्तेमाल होगा वो रेंट पे लिया जाएगा, तो इसके थ्रू जो स्टार्टअप्स मशीन में काम करेंगे वो रेंट पे मशीन दे देंगे। जिसको मान लीजिए ट्रक की जरूरत होगी कहीं पे पहुंचाने के लिए तो रेंट पे ट्रक मिल जाएगा, बाकी सारा आउटसोर्स मॉडल पे काम होगा। इससे देखिए बूस्ट टू एग्रीटेक स्टार्टअप्स ऑल्सो, इससे हमारा जो एग्रीटेक में बहुत सारे बच्चे बहुत स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं उनको भी बहुत बूस्ट मिलेगा, ठीक है। एक्सेलेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें टेक्नोलॉजी का हम लोग बेहतरीन इस्तेमाल करने का प्रयास करेंगे। आईटी मतलब एमएनसी और कॉर्पोरेट की तरह फंक्शन करेगा। सेल्फ इंश्योरेंस स्कीम, अब यहाँ पे अगर फसल डूबता है तो जो हमारा इसका प्रॉफिट होगा उसी में का कुछ हिस्सा रख करके इसका सेल्फ इंश्योरेंस स्कीम बनाएंगे, ताकि जो फसल जिस पार्ट का डूब गया उसका इंश्योरेंस भी अपने पे डिपेंडेंट रहे, किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं हो। और अगर कोई दूसरी कंपनी भी इंश्योरेंस देना चाहे तो उसका भी एक फिक्स अमाउंट देंगे और उससे इंश्योरेंस ले लेंगे। एक और आपको राष्ट्रीय किसान आयोग बनाने का एक दूसरा वीडियो है, वो भी मैं इसके बाद डालने का प्रयास करता हूं कि राष्ट्रीय किसान आयोग बनाना क्यों जरूरत है। और अगर राष्ट्रीय किसान आयोग, ये फार्मर्स, बिजनेस बैंक और एनिमल हस्बेंड्री मॉडल, ये चारों अगर बिजनेस जोड़ दिया जाए तो इसके तहत हम अपने ग्रामीण भारत का विकास कर सकते हैं। कैसे? बिजनेस बैंक के थ्रू मान लीजिए कि राष्ट्रीय किसान आयोग होगा तो उसके तहत खेती के लिए वो क्या क्या पॉलिसी बनाने की जरूरत है ये डिसाइड करेगा। उसके अलावा फार्मर्स के थ्रू हम खेती कर लेंगे। बिजनेस बैंक के थ्रू किसी को आलू की फैक्ट्री लगानी है, किसी को चिप्स की फैक्ट्री लगानी है, किसी को जूस की फैक्ट्री लगानी है तो उनको लोन मिल जाएगा, तो ये फैक्ट्रीज बन जाएंगी। और एनिमल हस्बेंड्री का भी एक मॉडल बन जाएगा, वो वीडियो भी बनाएंगे बाद में। तो उसके थ्रू जो पूरा ग्रामीण भारत का जो विकास है, गांव के लेवल पे ही हम लोग विकास कर सकते हैं। और एक एक गांव का हमने विकास कर लिया तो पूरे भारत का विकास हो गया। तो सपोर्टेड बाई ये 3-4 चीजों, मतलब फार्मर्स को सपोर्ट करेगा राष्ट्रीय किसान आयोग, बिजनेस बैंक और एनिमल हस्बेंड्री मॉडल, ठीक है। अच्छा, ये रफ प्रेजेंटेशन है, इसका डिटेल्ड पूरा जो डिटेल है ये बनाना इतना भी आसान नहीं था और उतना मैं एक्सपर्ट भी नहीं हूँ डिटेल इसको प्रेजेंटेशन बनाने में, मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है। बट ये बेसिक मॉडल है, इसका रफ प्रेजेंटेशन है और इसका डिटेल लेटर बाद में देखेंगे। बट आप समझने का प्रयास कीजिए कि मॉडल क्या है। तो अब ये लेकिन हम और आप नहीं कर सकते हैं, हमारे और आपके बस की बात नहीं है। इफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट और लोग, भारत सरकार, राज्य सरकार और देश के लोग, ये अगर साथ आ जाएं और खास करके जो यूथ है ये सरकारी नौकरी छोड़ करके अगर कृषि क्रांति में आ जाए तो ये काम बहुत आसानी से तुरंत हो जाएगा। तो भारत सरकार, राज्य सरकार और देश के लोग, अगर खास करके जो देश का नौजवान है वो साथ में आ गया तो कोई मान लीजिए फैक्ट्री लगाएगा, कोई खेती करवाएगा, कोई एनिमल हस्बेंड्री मॉडल में जाएगा। तो इस तरह से अगर भारत सरकार, राज्य सरकार, देश के लोग और खास करके नौजवान ये सब साथ आ जाए तो वी कैन क्रिएट अ न्यू एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन एंड अ प्रॉस्परस भारत। तो हम सब एक नई कृषि क्रांति ला सकते हैं देश के अंदर और एक
समृद्ध भारत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।